And today's topic is corrosion of metals or mechanism of corrosion and how is corrosion prevented, right? तो सबसे पहला हम करेंगे स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम corrosion of metals. corrosion क्या है? ठीक है, we'll start from our today's topic is corrosion of metals. मेटल्स को corrosion होना, corrode होना, deterioration होना, destruct होना, यही है corrosion का मतलब. Destruction of metals, deterioration of outer surface of metals, deterioration या destruction, मगर ये outer surface हो जाती है, मेटल की आउटर सरफेस का डिटोरिएट होना ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल. कब ये डिटोरिएट होता, कब ये डिस्ट्रक्ट हो जाता है? जब ये सरफेस ऑफ मेटल व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद मॉइस्ट एयर. याद रहे, जब ये मॉइस्चर और एयर के साथ, मतलब मॉइस्ट एयर के साथ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मॉइस्ट एयर के साथ अगर मेटल कांटेक्ट में आता है तो आउटर सरफेस जो होती है वो रिएक्ट करती है, वो डिस्ट्रॉय होती है. तो अब आउटर सरफेस में बनते क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में इसमें बता रहा हूं. जो आउटर सरफेस है, ये पहला पॉइंट था, अब दूसरा पॉइंट इसका है. So what is corrosion of metal? The process of slow. It is slow deterioration. ये 1 मिनट में 1 घंटे का काम नहीं है. It takes months together. It takes days together to deteriorate or destroy metal, surface of metal. The process of slow deterioration or destruction of surface of metal when it comes in contact with moist air is known as corrosion. अब याद रहे corrosion में बनता क्या क्या है. ऑक्साइड लेयर बन सकती है, तो मतलब मेटल था, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, तो मेटल की सरफेस खत्म हो गई. कार्बोनेट लेयर बन सकती है ऊपर, सपोज कॉपर है, उसके ऊपर कॉपर कार्बोनेट बनता है. आयरन है, आयरन के ऊपर आयरन ऑक्साइड बन सकता है, ठीक है ना. सिल्वर है, सिल्वर के ऊपर सल्फाइड बन जाता है, सिल्वर सल्फाइड एटसेट्रा. सो मेटल के ऊपर चूंकि जो रिएक्टिव मेटल्स है, दे फॉर्म लेयर ऑफ ऑक्साइड्स, कार्बोनेट, सल्फाइड्स ऑन देयर सरफेस, तो इसलिए मेटल की सरफेस खराब हो जाती है. अब याद रहे, अगर यही चीज मैं आयरन के लिए बताऊं, इन केस ऑफ आयरन, अगर मैं आयरन की बात करूं, इन केस ऑफ आयरन, इसको कहते हैं corrosion of metals, को कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन. इसी चीज को बोलते हैं, इन केस ऑफ आयरन corrosion इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन. corrosion को ही बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, क्योंकि हमें मेन तो रस्टिंग ही करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा corrosion ऑफ मेटल अगर है तो वो रस्टिंग ऑफ आयरन है. तो नेक्स्ट पॉइंट में ले रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट में हमने करना है जो ये रस्ट है. व्हाट इज दिस रस्ट? रस्ट जो है, रस्ट इज, याद रहे, रस्ट जो होता है, रस्ट इज आयरन ऑक्साइड Fe2O3, याद रखना है, X टाइम्स वाटर, 2 टाइम्स वाटर, 3 टाइम्स वाटर, 4 टाइम्स वाटर, जितने वाटर में आ सकते हैं. हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को रस्ट बोलते हैं. हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इज रस्ट, ये आपको याद रखना है. तो व्हाट इज रस्ट? Hydrated ferric oxide is rust. Oxide layer is formed on the surface of iron when it comes in direct contact with moist air, and this is corrosion. But here in case of iron, इसको हम rusting of iron भी बोलते हैं, right? So what is rusting of iron? Just corrosion of iron. Rust is hydrated ferric oxide. So अगर क्वेश्चन आएगा what is corrosion of metals, आप कहेंगे the process of slow deterioration, slow destruction of surface of metals when they come in contact with, direct contact with moist air is known as corrosion of metals. During corrosion of metals, layer of oxide, carbonate, sulfide is formed on the surface of metals. In case of iron, corrosion is known as rusting of iron, and rust is hydrated फेरिक ऑक्साइड. Fe2O3 एक्साइज वाटर इज रस्ट, जो आयरन पर होती है, उसको हम जंग बोलते हैं. आयरन अगर आप पीस बाहर देखेंगे, सीरिया का पीस में जंग लगी होती है, दैट्स हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था व्हाट इज कोरोजन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर्स क्या है इफेक्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन. अब इस कोरोजन पर कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं?
फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन, कोरोजन पर कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? बड़ा सिंपल है। देखो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल पहला होगा, अगर मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, वो ज्यादा जल्दी जल्दी रिएक्ट करेगा, सीधी सी बात है। सो इसका मतलब है मोर रिएक्टिव द मेटल, मोर इज द रिएक्टिविटी का मतलब जो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। सो कॉपर में बहुत कम लूज करने के टेंडेंसी, पहले ही कर चुके हैं हम। उसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, लूज करने की टेंडेंसी वो नेगेटिव में है, बिकॉज उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। सो कॉपर में, सिल्वर में, गोल्ड में, प्लेटिनम में रस्टिंग उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं, जितना जिनका नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, ठीक है, निकल, कोबाल्ट, ये सारे के सारे। सो मोर रिएक्टिव द मेटल, मोर is the tendency to lose electron, and basically loss of electron नहीं होना चाहिए। loss of electron हो गया मेटल का तो corrosion is possible, पहला। दूसरा है presence of carbonated water, अगर वाटर थोड़ा सा एसिडिक हो, कार्बोनेटेड मतलब डिजोल्व ज्यादा हो, कार्बोनेटेड वाटर है, जहां ज्यादा से कार्बोनेटेड वाटर अगर हम ले लें और प्योर वाटर ले लें साथ, एक मेटल के साथ रखेंगे, जहां कार्बोनेटेड वाटर है, बेसिकली पता चलेगा आपको कार्बोनेटेड वाटर एक इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा बन जाता है, कार्बोनिक एसिड बनता है, तो कुछ H+ आयन रिलीज होते हैं, तो वो जरूरी होता है इस कोरोजन को होने के लिए। तो इसलिए जहां कार्बोनेटेड वाटर है, जहां ज्यादा पोल्यूशन है, जहां ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जहां ज्यादा डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में है, वहां ज्यादा कोरोजन की पॉसिबिलिटी है। सॉल्ट वाटर, प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट वाटर, ध्यान से सुनिएगा, सॉल्ट वाटर भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर मैं दो आयरन के टुकड़े रखूंगा, एक प्योर वाटर, जो एक सॉल्ट वाटर, समंदर के नजदीक, सॉल्ट वाटर में बहुत जल्दी जंग लग जाती है, खराब हो जाता है अगर सॉल्ट वाटर है, राइट। ये कुछ फैक्टर्स भी थे। नाउ करोजन होती कैसे है, मैकेनिज्म ऑफ करोजन याद रहे, दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, क्वेश्चन यही है, व्हाट इज करोजन, गिव मैकेनिज्म ऑफ करोजन। ये करोजन ऑफ मेटल कैसे होता है, अब किस मेटल का करोजन हम देखेंगे, हम आयरन का देखेंगे, कि सबसे ज्यादा अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है ड्यू टू कोरोजन कोई मेटल, दैट्स आयरन, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। हम देखेंगे इस मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन को हम एक्सप्लेन करते हैं, एक थ्योरी है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होती है ना, वही थ्योरी है, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन उसको बोलते हैं। मतलब सेल बनना, जब तक सेल नहीं बनेगी, मैं आपको दिखाता हूं एक्चुअल होता क्या है, इसलिए ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले मैं दूसरे पेज पर, चलो इधर ही दिखाता हूं, देखो होता क्या, किसी तरीके से अगर आयरन लूज करे इलेक्ट्रॉन, ये क्या बनेगा, Fe2+, ये मैं बताऊंगा इसने कैसे लूज किया, यही मैकेनिज्म है, मगर मैं थोड़ा सा पहले आपको आइडिया देता हूँ, बैकग्राउंड देता हूँ। अगर आयरन लूज करता है इलेक्ट्रॉन, ये बनाएगा Fe2+ आयन, ये Fe2+ आयन जो होता है, अगर इसको H+ आयन और वाटर मिल जाए, H+ आयन की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन वाटर, ऑक्सीजन और वाटर अगर इसको मिल जाए, मतलब मॉइस्ट एयर अगर इसको मिल जाए Fe2+ को, ये Fe2O3 बनाता है, Fe2O3 बनाता है और H+ रिलीज करता है, करेक्ट। इसको हम बैलेंस करना पड़ेगा, तो 4 टाइम्स करेंगे इसको, चलो ये भी बैलेंस करता है, 4 तो 2 6, 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स, हाँ बैलेंस हो गई। अब ध्यान सुनो, Fe2+ आयन का बनना समझो कोरोजन होना, पहले आपको यही समझ आना, ये Fe2+ कैसे बनेगा मैं दिखाऊंगा। अगर किसी जगह पर आयरन ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो ये क्या बनेगा, Fe2+ आयन, और उसको ऑक्सीजन और वाटर मिल जाए, वो तो होता ही होता है, एयर में तो ऑक्सीजन है ही है, वाटर तो मॉइस्चर तो होता है, बारिश पड़ती है या मॉइस्ट एयर होता है, या बरसात में ज्यादा मॉइस्चर होता है, तो ये Fe2+ आयन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड। ये फेरिक ऑक्साइड फर्दर फिर रिएक्ट करता है, मैं नेक्स्ट पेज पर दिखाता हूँ। ये फेरिक ऑक्साइड एक बार बना, ये फिर वाटर के साथ हाइड्रेट होता है, x टाइम्स वाटर, 2 टाइम्स वाटर, 3 टाइम्स वाटर, 10 टाइम्स वाटर, बनाता है Fe2O3 into x टाइम्स वाटर, यही है रस्ट, तो रस्ट बन जाता है। सो मैंने बिल्कुल लास्ट स्टेप पहले बता दिया,
हाउ इज रस्ट फॉर्म्ड? तो आप कहेंगे रस्ट बनने के लिए Fe2+ आयन का बनना जरूरी है, बिकॉज Fe2+ आयन बन गया, समझो रस्ट बना, क्योंकि Fe2+ आयन कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर एंड वी गेट Fe2O3 एंड 8 H+ आयन। Fe2O3 जो बन गया, इट इज फर्दर हाइड्रेटेड एंड फॉर्म्स रस्ट, रस्ट बन जाता है और ये निकल जाता है, ये आहिस्ता आहिस्ता से इस आयरन के सरफेस से नीचे 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 आ जाता है, आयरन एक टाइम होगा आयरन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। करेक्ट। अब क्वेश्चन है Fe2+, अब यही क्वेश्चन है ना यहाँ पर, Fe2+ आयन कैसे बनेगा? इसको अब मैं ऐसे रखता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ होता क्या है असल में। देखो जो आयरन की सरफेस है इसमें छोटे छोटे अगर छोटे छोटे आई कैन से डिप्रेशंस होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल डिप्रेशन। हर एक डिप्रेशन को मैं थोड़ा सा बड़ा बना, ये समझो एक डिप्रेशन है सरफेस पर, जहां डिप्रेशन का मतलब है जहां एक मॉइस्चर का पार्ट, जहां एक वाटर ड्रॉपलेट रुक सकता है। आयरन जहां पर एक वाटर ड्रॉपलेट रुका वो एक सेल बने, एक छोटा सा छोटा ड्रॉपलेट, वो आपको आंख से दिखेगा भी नहीं। मतलब अगर ये आयरन की सरफेस है, ये मैं मान लीजिए मैं आयरन की सरफेस लेता हूँ, इसमें छोटे छोटे ये छोटे छोटे सेल्स बनती है, हजारों सेल्स बनती है, जहां पर छोटे छोटे डिप्रेशंस होते हैं। इन डिप्रेशंस को बोलते हैं, याद रहे, कोरोजन कपल्स। तो ये कोरोजन कपल जो है, ये कोरोजन कपल एक मैंने बड़ा बना के दिखा दिया। इसमें क्या आ गया है, इसमें पानी आ जाता है, पानी का ड्रॉपलेट इसमें आ गया और बैठ गया। मॉइस्चर, बारिश का पानी या कहीं से भी मॉइस्ट एयर का पानी इसमें आ जाता है। करेक्ट। सो इलेक्ट्रोलाइट बना, हमें सेल दिखानी है, सेल बनती है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। आपको पता है वाटर का मतलब है, वाटर कुछ ना कुछ आयोनाइज जरूर होगा कम, मगर H+ आयन होंगे और OH ना के जो आयन इसमें होंगे, राइट। ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। अगर देखो अब मैं यहाँ पर अब बताता, इलेक्ट्रोलाइट का काम किसने किया? शाबाश, वाटर ने। इलेक्ट्रोलाइट वाटर करता है, वाटर देता है H+ आयन, ऑल्दो बहुत कम H+ आयन होंगे, बिकॉज वाटर इज अ वीकली आयोनाइज्ड लिक्विड। ये बड़ा, इसका आयनिक प्रोडक्ट जो होता है वो बड़ा कम है, 1.008 × 10⁻40। अब वाटर जो है H+ आयन, अगर कार्बन डाइऑक्साइड, देखो या तो वाटर से बनेगा, मैंने कहा था ना कार्बन डाइऑक्साइड अगर होगा, मैं वो दूसरे से बनाता हूँ समझने के लिए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगा डिजोल्व वाटर में, तो वो रिएक्ट करता है कार्बन वाटर के साथ, बनाता कार्बोनिक एसिड। अब तो कार्बोनिक एसिड इज तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो मतलब स्ट्रॉन्ग इन विद रेस्पेक्ट टू वाटर है, तो ये वीक एसिड, लेकिन ये कार्बोनिक एसिड भी H+ आयन देता है। सो अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो ज्यादा H+ आयन है, अगर नॉर्मली वाटर है तो सिर्फ ये वाटर की वजह से H+ आयन है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर है तो कार्बोनिक एसिड का भी H+ आयन, ये एडिशनल फिट है। इसलिए मैंने कहा अगर कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व है, कोरोजन ज्यादा फास्ट होगा, क्योंकि H+ आयन ज्यादा बन जाए, ये इलेक्ट्रोलाइट। अब देखते हैं एनोड क्या बनेगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमें देख, एनोड इज आयरन। आपको पता है आयरन जो है, आयरन किसी सरफेस सॉलिड का आयरन जिस पर कोरोजन बननी है, जिस पर पानी ड्रॉप रुका है, वो आयरन किसी जगह से भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, याद रहे, वो ये नहीं कर रहा है। आपके पास आयरन का एक टुकड़ा है तो आप कहेंगे इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, बिल्कुल नहीं। ये तभी लूज करेगा इलेक्ट्रॉन जब इसको कोई इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला होगा, जब इन दो इलेक्ट्रॉन को कोई गेन करेगा तभी आयरन लूज करेगा, राइट। अब हम डायग्राम की तरफ देखेंगे। मान लीजिए यहाँ पर ये आयरन का टुकड़ा, ये आयरन है सारा, ये आयरन सारा, यहाँ से ये आयरन है, इस आयरन ने इलेक्ट्रॉन लूज किए और ये बनाता Fe2+ आयन प्लस 2, यहां से मैंने इधर दिखा दी रिएक्शन। आयरन, क्योंकि आयरन का ही बना है, इसने यहां से इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो क्या बना Fe2+। अब क्वेश्चन है, ये दो इलेक्ट्रॉन तो रिसीव कोई करना चाहिए, तभी तो ये रिएक्शन होगी, तभी तो आयरन लूज करेगा। एनोड तभी लूज करता है इलेक्ट्रॉन जब कैथोड में इलेक्ट्रॉन्स गेन हो जाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। इस आयरन पीस ने या इधर से, जहां से आप दिखाएंगे पानी के साथ, मगर ये आयरन जो होगा वाटर, ये नहीं कि पानी के दूर कोई आयरन लूज करेगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन तो यहीं पर साथ, इसलिए यहाँ इस जगह पर, जिस जगह पर आप दिखाना चाहते हो, ये आयरन लूज करता है इलेक्ट्रॉन, बनाता है Fe2+ आयन और इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन को, ये एनोड रिएक्शन हो गई। अब कैथोड रिएक्शन क्या है, अब देखेंगे कैथोड रिएक्शन, इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना है ना। अब कैथोड क्या है, कैथोड एक्ट करता है बेटा वो जगह जहां पर H+ आयंस है। सपोज H+ आयंस है,
उसको बैलेंस करके रखता हूँ, अभी बैलेंस बाद में। H+ आयन जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, दे इलेक्ट्रॉन 2 H+ आयन सपोज, या 4 H+ 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, और एक ऑक्सीजन रेडी होगा वाटर बनाने के लिए। 4 H+ आयन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, बनाएगा 4 H O2 के साथ रिएक्ट करके तो वाटर बनाएगा। सो याद रहे ये H+ आयन अगर नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं होगा तो आयरन लूज इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा, रस्टिंग नहीं होगी। मैं पहले ही कह चुका हूं रस्टिंग तब होगी जब आयरन Fe2 लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। अब ये लूज क्यों करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला कौन सा है, H+ आयन। ये H+ आयन कहां से आता है, पानी से या कार्बोनेटेड वाटर से। सो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसने लूज किया, उन इलेक्ट्रॉन्स को इसमें H+ आयन जो मैंने दिखाया 4 H+ आयन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देगा। सो H+ आयंस हैव द टेंडेंसी टू, सो जिस जगह पर H+ आयन गेन करेगा वो जगह क्या बनेगी, कैथोड। ठीक है ना, जिस जगह पर सपोज इस जगह पर H+ आयन ने गेन किए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और बनाया वाटर, सो ये बना कैथोड। सो कैथोड इज द साइट एट विच H+ आयन गेन इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो होता ही होता है वाटर में, यहाँ सरफेस पर हो जाती है, ऑक्सीजन इज अवेलेबल देयर एयर का, तो ये रिएक्शन होती है। सो आयरन कब लूज करता है इलेक्ट्रॉन, अनम्यूट करके बोलिए। आयरन लूज तब करेगा जब इन इलेक्ट्रॉन्स को कोई गेन करे, और वो गेन कौन करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स, शाबाश, हाइड्रोजन H+ आयन। वो H+ आयन कहाँ से आते हैं, कार्बोनेट वाटर से। वाटर या कार्बोनेट वाटर। अब बताओ अगर पानी नहीं होगा, अगर सरफेस पर पानी होगा ही नहीं, क्या कोरोजन पॉसिबल है, क्या आयरन लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन, आयरन कभी लूज नहीं करेगा। नो सर पानी को किसी तरीके से निकालना है, अब पानी तो होगा ही होगा आयरन की हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हम कोई ऐसी लेयर बना के रखेंगे इस मेटल के ऊपर, सो दैट पानी और एफ एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा ही नहीं। तो वो होता है ना, पेंट करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, ग्रीजिंग करते हैं, वो हम बताएंगे आगे, दैट इज प्रिवेंशन। तो ये मैं सिंपल बता रहा हूँ, असली कोरोजन का कोरोजन होता है Fe2+ आयन करना। अब देखो बेटा, अब हमने यहाँ पर दिखाऊंगा मैं, Fe ने लूज किया इलेक्ट्रॉन, क्या बनेगा, Fe2+ आयन और 2 इलेक्ट्रॉन। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कौन गेन करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 × 4 2 करेंगे, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीजन, और क्या बनेगा, वाटर। करेक्ट। अब बेटा कुछ देर बाद H+ खत्म कम हो रहा है, तो Fe2+ आयन बन रहा है। अब देखो कोरोजन एक बार स्टार्ट हुआ तो ये हमेशा स्टार्ट ही रहता है, क्योंकि Fe2+ आयन फिर फर्दर किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन और वाटर के साथ, बनाता है फेरिक ऑक्साइड, और फिर H+ आयन रिलीज होते हैं। सो H+ आयन फिर कम कभी नहीं होते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन H+ आयंस और बनते जा रहे हैं, और Fe2O3 बनता जा रहा है, और Fe2O3 फर्दर हाइड्रेट होकर रस्ट बनाता है। सो तभी मैंने स्टार्ट किया Fe2+ से। अगर Fe2+ नहीं बनेगा तो कभी भी corrosion possible नहीं है। So Fe lose electron and forms Fe2+ ions. Fe2+ ions जो है they react with water in the presence of oxygen and forms Fe2O3 which gets hydrated and forms rust. अब जब Fe लूज करता है इलेक्ट्रॉन बनाता है Fe2+ आयन, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, इनको गेन करने वाला होना चाहिए, H+ आयंस गेन इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्स वाटर। सो वाटर का होना जरूरी है, अगर वाटर नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, कोरोजन नहीं हो सकती है। तभी मैंने स्टार्ट में ये कहा, अगर आपको याद होगा, मॉइस्ट एयर का होना बहुत जरूरी है। मॉइस्चर देता पानी और एयर देता ऑक्सीजन, समझ आया। दिस इज मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन। बेसिकली यही रिएक्शन लिखने, थोड़ा थोड़ा और लिखना है, मगर मेन चीज रिएक्शन आपको समझ आनी चाहिए, तब आप कर सकते हो। रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का काम H+ देना, एनोड मैंने बता दिया आयरन, और कैथोड बताया H+ आयन, इतना याद होना चाहिए। फिर मैंने कहा Fe2+ आयन जो होता है वो रिएक्ट करता है, वो पहले से ही बता चुका हूं मैं, ऑक्सीजन और वाटर से बनाता है Fe2O3 एंड देन इट फॉर्म्स रस्ट। नाउ अब प्रिवेंशन क्या है, अब हम इस कोरोजन को प्रिवेंट कैसे करते हैं, अब आपको समझ आ गया। एक मेथड यही है ना कि मेटल और मॉइस्ट एयर के बीच में एक लेयर बना दो, उसको बैरियर प्रोटेक्शन बोलते हैं। एक बैरियर बना दीजिए, क्या बताते हैं इसको, बैरियर प्रोटेक्शन।
बैरियर बना दो अपने। अगर आपको कोई आयरन का कोई सपोज आर्टिफैक्ट है, पुराना कोई शो पीस है, इसको बचा के रखना है, तो आप एक चीज कर सकते हैं, बैरियर प्रोटेक्शन करेंगे। या घर में हम आयरन के ग्रिल्स होते हैं, आयरन की ये बनाते हैं, आयरन के बहुत सारे ये खिड़कियां विड़कियां में लगाते हैं, तो आयरन के चुकाट होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, बैरियर प्रोटेक्शन। उनको हम किस चीज से लेयर बनाते हैं, पेंट से करेंगे, पेंट की लेयर बनाते हैं, राइट। पेंटिंग करते हैं ऊपर, पहले रेड ऑक्साइड की लेयर बनाते हैं जिसको हम प्राइमर बोलते हैं, फिर पेंट करते हैं। सो अगर प्राइमर भी करेंगे बिल्कुल ठीक है, फिर पेंट थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है, प्राइमर बनाएंगे, पेंट करेंगे या वार्निश करेंगे। वार्निश से भी होता है, एक लेयर बनती है। वार्निश का मतलब जैसे हम ये करते हैं पॉलिश, जैसे कोई पॉलिश होती है, ठीक है। तो इससे हम कर बचा सकते हैं इसको, प्रिवेंशन इसको कहते हैं बैरियर प्रोटेक्शन। ए बैरियर इज मेड बिटवीन द एयर एंड मॉइस्ट एयर। अगर फिर एयर आएगा अभी तो डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ मेटल नहीं आएगा, करेक्ट। सो इट इज बैरियर प्रोटेक्शन। हाँ, बैरियर प्रोटेक्शन हम कोटिंग से भी कर सकते हैं। देखो देखो, पहले पहले क्या होती थी, आज की डेट में बहुत सारे यूटेंसिल्स होते हैं, उनमें हम उसको हम कश्मीर में कलाई बोलते हैं, यहाँ पर शायद बोलते हैं कली बोलते हैं उसको। तो टिन टिन मेटल को ये हॉट किया जाता, बर्तन को हॉट किया जाता और टिन इसमें लगाया जाता है। टिन इजीली लो मेल्टिंग मेटल होता है, वो बिल्कुल उसमें से मेल्ट हो जाता है और फिर एक कॉटन के साथ उसमें एक उसकी लेयर बनाई जाती है, उसको कलाई बोलते हैं। मुनीजा है यहाँ पर। अब पहले तो उनके घर में या जो हमारे कश्मीर में, हम अभी भी कश्मीर में होता होगा, उसको कलाई बोलते हैं। अगर कोई जैसे मैं कहता हूँ ब्रास वास के जो बर्तन होते हैं उनको हम कलाई करते हैं, उनको हम टिनिंग करते हैं, टिन की लेयर बनाते हैं, कोट करते हैं मेटल की, तो उससे भी बच जाता है। दैट इज बैरियर प्रोटेक्शन। दूसरा होता है बेटा सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, अब हर एक चीज को हम बैरियर पेंट नहीं कर सकते हैं, कोई कोई चीज को हम सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन से करते हैं। देखो बेटा, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन का मतलब है कोई मेटल ऐसा इसके ऊपर, अभी तक तो इन्फीरियर मेटल क्या था, आयरन पर हमने सपोज टिन की लेयर बनाई थी, अब हम रिएक्टिव मेटल से उसको कोटिंग करेंगे। जब रिएक्टिव मेटल से कोटिंग करेंगे, सपोज आयरन के ऊपर, ये सीबीएसई में क्वेश्चन आता था पहले पहले, मैं बताऊंगा क्वेश्चन क्या है, पहले मैं बता रहा हूँ। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन का मतलब एक सुपीरियर मेटल से ऊपर कोटिंग करना। तो अब आयरन के ऊपर सुपीरियर मेटल है, जो मोर रिएक्टिव मेटल है, तो मोर रिएक्टिव मेटल ही अब खराब हो जाएगा, उसको कोरोजन हो जाएगी, हमारा आयरन बच जाएगा उससे। इसको सैक्रिफाइस, जैसे हम क्या करते हैं नॉर्मली, कोई आयरन का आर्टिकल है, इसको हमने क्या करना है, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन करनी है। इसको हम डायरेक्टली डालते हैं जिंक में, मोल्टन जिंक में डालते हैं, मोल्टन जिंक में डाल दिया। मोल्टन जिंक में जब डाला, इसके ऊपर जिंक की सरफेस आ जाती है, एक लेयर आ जाती है, जिंक लेयर आ जाती है, इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। वो गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, एक लेयर ऑफ जिंक हम डालते हैं, गैल्वेनाइजेशन। इससे क्या होता है, अब जिंक मोर रिएक्टिव है, वही खराब हो जाए, वही उसी में कोरोजन होगा, लेकिन वो बच जाएगा। अब ध्यान सुनो, क्वेश्चन सीबीएसई में आता है, आपको भी ये क्वेश्चन में डाल दूंगा। देखो, एक बकेट है, बकेट ऑफ वाटर, सपोज एक आयरन बकेट है, इसमें बाल्टीन है आयरन का, इस आयरन को हम, इसमें हम जिंक की कोटिंग करेंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है ये कि जब इसमें हम जिंक की कोटिंग ऊपर से करेंगे, हमने हर साइड से जिंक की कोटिंग की, राइट, जिंक की कोटिंग की। अब किसी किसी जगह पर ये कोटिंग ब्रेक हो गई, आपको बताना है ये जब ब्रेक हो गई ये जिंक की कोटिंग, अब इसमें क्या होगा। अब जिंक और आयरन दोनों एक्सपोज है मॉइस्ट एयर को, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है, जल्दी बोलो, जिंक और आयरन में रिएक्टिव मेटल कौन है, जिंक कौन है, शाबाश, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। पहले जिंक है, फिर क्रोमियम है, फिर आयरन है, फिर निकल है, फिर कोबाल्ट है सीरीज में, सो जिंक इज मोर रिएक्टिव। तो अब कौन लूज करेगा, जिंक या आयरन, जल्दी बोलो,
जिंक। जिंक। तो आयरन आयरन को कुछ नहीं होगा, बाल्टिन को कुछ नहीं होगा। तो अगर क्रैक्स भी पड़ेंगे ना इस कोटिंग में, जिंक की कोटिंग में, आयरन बाल्टिन को कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब भी जिंक ही लूज करेगा इलेक्ट्रॉन हर जगह से। करेक्ट, क्योंकि जहां जहां क्रैक्स है होने दो, क्योंकि दो मेटल है, दो में से एक ही लूज करेगा, वो करेगा रिएक्टिव मेटल। अब ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन के साथ दूसरा पार्ट आता है। सेम बकेट हम फिर ले लेंगे, दूसरा ऐसा ही बकेट, इसमें हम इस वक्त हम इसमें कोटिंग करेंगे टिन की, और इसमें भी अब ब्रेकिंग हुई है, इसमें भी किसी किसी जगह पर ब्रेकिंग हो गई है, इसमें भी कोड ब्रेक हो गई, इसमें भी कोड ब्रेक हो गई। पहले वाले में हमने देखा जिंक और आयरन में, जिंक भी है आयरन भी है, तब भी जिंक ही लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, आयरन को कुछ नहीं होगा, जिंक खत्म होगा, सैक्रिफाइस करेगा जिंक अपने आप को आयरन के कंपैरिजन में। अब इस वक्त कौन कौन सा मेटल है, आयरन और टिन, और आयरन और टिन में कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन। आयरन। देखो जब तक टिन की कोटिंग है तो बच गया आयरन, कोई चिंता नहीं, लेकिन कोटिंग अगर ब्रेक हो जाएगी किसी जगह पर, अब दोनों आयरन और टिन दोनों एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर है, तो आयरन लूज करेगा, आयरन में कोरोजन होगी। तो ये क्वेश्चन आता है, ये एक्सप्लेन कर लीजिए, अगर जिंक कोटिंग है एक आयरन बकेट में और दूसरे में टिन की कोटिंग है, दोनों में अगर किसी किसी जगह पर कोटिंग ब्रेक हो गई, बताइए किस बकेट में ये हो जाएगा, कोरोजन हो जाएगा। जहां जिंक की कोटिंग है वहां कुछ भी नहीं होगा, जब तक एक ड्रॉप ऑफ जिंक भी इस पर लगा होगा तो वही एनोड बनेगा। लेकिन जहां पर क्रैक हुआ है, अगर टिन टिन कोटिंग में क्रैक हुआ है, तो आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव gets corroded, right? This is sacrificial protection। एक रिएक्टिव मेटल दूसरे मेटल के बदले अपने आप को क्या करता है, अपने आप को सैक्रिफाइस करता है। मोर रिएक्टिव मेटल, एल्यूमिनियम, जिंक, ये बड़े रिएक्टिव मेटल, इनको हम यूज कर सकते हैं। और लास्ट वाला जो है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन मतलब इसमें भी लगभग यही है, मगर ये चीज हम यूज करते हैं अंडरग्राउंड पाइप्स के लिए। सपोज ये आयरन की पाइप है, अंडरग्राउंड पाइप है ये, इस पहले पहले पानी तो पाइप्स में ही आज भी आता है, लेकिन आज गैल्वेनाइज्ड पाइप्स होते हैं, पहले सिंपल आयरन की पाइप्स हुआ करती थी। अब जमीन के नीचे पाइप्स डाली हमने आयरन की पाइप्स, क्योंकि स्ट्रॉन्ग आयरन होता है इसलिए आयरन यूज करते थे। और इन आयरन पाइप्स में पानी भी है अंदर, और मॉइस्चर तो है ही है, जमीन में मॉइस्चर, ये एयर है, और पानी में भी डिजोल्व ऑक्सीजन है, तो सब कुछ मिलेगा इसको, तो ये तो करोड़ क्यों नहीं होता था जल्दी जल्दी, क्योंकि इसमें हम क्या करके रखते थे, इसमें हम मोर रिएक्टिव मेटल, सपोज ये एक रिएक्टिव मेटल, हम एक तार हमने इसमें लगा के रखते हैं, इसमें एक तार लगा के रखते थे, ये तार मोर रिएक्टिव मेटल मैग्नीशियम की होती थी, एल्यूमिनियम की होती थी, जो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना, ये तार लगी होती थी। अब जब दो मेटल्स है, मैग्नीशियम और आयरन है, अब इन दोनों में से एनोड कौन एक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा, मोर रिएक्टिव मेटल, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो मैग्नीशियम, ये तार जो इसके साथ बांध के रखते थे, ये इतनी बांध के रखते थे, इसमें टाइम फ्रेम होता है, ये 10 साल तक ये यूज होगी, तो 10 साल के बाद ये खत्म होती थी, तब तक अपना टाइम फिर हम इसको रिप्लेस करते थे। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें कैथोड बनाते हैं आयरन को, आयरन के ऊपर सिर्फ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लॉस नहीं होगा, लेकिन मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की वायर जो हम यूज करते हैं वो एक्ट करती है एनोड, वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो इससे भी हम मेटल्स को, नॉर्मली दिस मेथड इज यूज्ड फॉर अंडरग्राउंड पाइप्स। सो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करोजन। हाँ, एक और फोर्थ भी है, ऐसा नहीं कि एंटी रस्ट, अगर मान लीजिए आपके पास एक कोई एंटीक कोई चीज निकला, जो 5000 साल पुरानी एक मूर्ति निकली, सपोज निकल भी जाती है आयरन की मूर्तियां, उसको अब पेंट तो नहीं कर सकते ना, उसका सारा शेप ही खत्म हो जाएगी, करेक्ट। उसको हम गैल्वेनाइजिंग नहीं कर सकते, उसको उसी फॉर्म में रखना है, तो उसको कैसे रखते हैं, एंटी रस्ट सॉल्यूशन यूज करके। किसी तरीके से H+, मैंने पहले भी कहा था H+ आयन बहुत जरूरी है ना रिएक्शन के लिए, अगर H+ आयन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन गैन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन गैन नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन, ये H+ है, H+ अगर इलेक्ट्रॉन गैन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं करेगा ना, तो इसलिए
याद रखना है आपको, इसलिए हम एंटी रस्ट सॉल्यूशंस यूज करते हैं। एंटी रस्ट सॉल्यूशंस में हम जनरली कोई अल्कली करते हैं, डायरेक्ट अल्कली तो यूज नहीं करते हैं। अल्कलाइन क्रोमेट्स, फॉस्फेट्स, अल्कलाइन क्रोमेट्स होते हैं एंटी रस्ट सॉल्यूशंस नॉर्मली, एंड अल्कलाइन फॉस्फेट्स एटसेट्रा। वो H+ आयन को इस सरफेस जब वो लगाते हैं, H+ आयन अगर कोई बना भी है इस आयरन के सरफेस पर, इस वो इसको निकाल देता है। तो इसको भी हम, क्योंकि H+ आयन निकला, सब कोरोजन होगा नहीं। करेक्ट। सो 4 चीजें इसमें हमने आज पढ़ी। पहले बताया मैंने व्हाट इज कोरोजन, स्लो डिटोरिएशन ऑफ मेटल्स व्हेन इट दे कम्स इन कांटेक्ट विद मॉइस्ट एयर। दूसरा इसमें मैंने बताया आयरन की कोरोजन को कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्ट इज Fe2O3 एक्सेस वाटर। फिर मैंने कहा इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन, रिएक्टिव मेटल ज्यादा जो रिएक्टिव होते हैं, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेटेड वाटर, सॉल्ट वाटर, इसमें ज्यादा कोरोजन होती है। मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। सेल बनती है यहाँ पर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनती है, इसलिए इस थ्योरी का नाम इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। अब मैंने कहा आयरन लूज करता है, बनाता है Fe2+ आयन, लेकिन गेन कौन करेगा कैथोड पर? H+ आयन। वो H+ आयन कहां से आएंगे? वो H+ आयन आते हैं वाटर से या कार्बोनेटेड वाटर से H+ आयन आते हैं। दे act as the sites at which H+ ions gain electron, they act as cathodic sites। तो इस प्रोसेस में Fe2+ आयन बनता है। That Fe2+ आयन then reacts with ये Fe2+ ion then reacts with moist air and forms Fe2O3 which gets further hydrated and forms rust। फिर मैंने कहा how to prevent this corrosion। इसको बैरियर प्रोटेक्शन, बीच में एक बैरियर बनाते हैं पेंट करके, वार्निश करके, प्राइमर करके, कोटिंग करके, जिंक ये सॉरी टिन की कोटिंग एटसेट्रा। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में मोर रिएक्टिव मेटल की लेयर करते हैं सो दैट मोर रिएक्टिव मेटल एक्ट्स एज एनोड एंड लूज इलेक्ट्रॉन्स इन प्रेफरेंस टू आयरन। जैसे जिंक की कोटिंग को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। एंड इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, इसमें हम अंडरग्राउंड पाइप्स में मोर रिएक्टिव मेटल्स कनेक्ट करके रखते हैं जो एक्ट करते हैं एनोड, जो लूज करते हैं और वो बच जाता है मेन आयरन पाइप। And also using anti-rust solutions, we can use anti-rust solutions. They are alkaline phosphates and alkaline chromates, alkaline phosphates and alkaline chromates solutions। जो ये अल्कलाइन नेचर इसमें है वो H+ आयंस को इजीली रिमूव करता है। सो H+ आयन रिमूव हो गए, समझो